Hello students, welcome to our channel Home Academy. Today we are going to learn about interpersonal skills. So these are the topics we are going to cover: interpersonal skills, principle of interpersonal communication, importance of interpersonal communication, active listening, critical thinking, emotional intelligence, and how to develop emotional intelligence. So this is the first topic, interpersonal skills. People skills or interpersonal skills are an essential ingredient for success in any career. कोई भी करियर आप चुनो, कोई भी काम आप करो, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छे हों. These skills create a positive communication climate in which people feel valued. ये स्किल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें आप जिस इंसान से बात कर रहे हो वो वैल्यूड फील कर सके या अच्छा फील कर सके. द की फैक्टर to building a positive environment in all areas of one's life are interpersonal communication, active listening, critical thinking and emotional intelligence. तो ये सारे key factors हैं which during a conflict helps to focus on solving problem. ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं? एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के देती हैं बातचीत के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती हैं. Now, what are the principles of interpersonal communication? First, it is inescapable. आप बातचीत करने से escape नहीं कर सकते. डे टू डे लाइफ की नीड है. आप घर पे रहते हो, अपने घर वालों से बात करते हो, ऑफिस जाते हो, वहाँ पे बात करते हो, मतलब कॉन्वर्सेशन तो चलता ही रहता है. इसको आप escape नहीं कर सकते. सोचो कि आप ना किसी से बात करो, ना कम्युनिकेट करो, तो ये इम्पॉसिबल है. तो इट इज़ inescapable. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ irreversible ऑल्सो. इरिवर्सिबल कैसे है कि दो लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई आया, आपने उसे कोई बात कह दी और उसने सुन ली, उसके बाद आप अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकते. उस इंसान ने जो सुन लिया वो सुन लिया, आप अपने वर्ड्स को उसे भुला नहीं सकते या उसे रिवर्स नहीं कर सकते. तो ये एक्ट क्या है? इरिवर्सिबल है. फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, क्योंकि कम्युनिकेशन के दौरान कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कन्फ्यूजन भी होते हैं, समझने में गलती हो जाती है, सुनने में गलती हो जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ कंटेक्चुअल. इन अदर वर्ड, कम्युनिकेशन डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन. कॉन्टेक्चुअल है. किस तरह से कम्युनिकेशन होगा? कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी बातचीत होगी, हमेशा किसी टॉपिक के रिगार्डिंग होगी, किसी कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग होगी. कभी आइसोलेशन में कोई कन्वर्सेशन नहीं होता. अब ये बड़े सारे हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं, सिचुएशनल हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं. ये सारे उसके टाइप हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो सकती है, और भी तरीक़ों से बात किसी एक कॉन्टेक्स्ट पे बात हो सकती है. मतलब आइसोलेशन में कोई बात नहीं होगी, किसी ना किसी एक टॉपिक को लेकर के बात होगी. तो इट इज़ कंटेक्चुअल. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों ज़रूरी है? पहला, गेनिंग इन्फॉर्मेशन. बेसिक चीज़ है. आप किसी से बात कर रहे हो और कोई आपको कोई बात बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है. आप चीज़ें सुन रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, या आप सामने वाले को बता रहे हो, तो क्या हो रहा है? गेनिंग इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग. आप चाहते हो कि आपको कोई समझे, या आप चाहते हो कि आप दूसरे को समझो या एक बॉन्ड क्रिएट करो. उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, आप दोनों के बीच बातचीत हो, आप दोनों के बीच. तो ये भी ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए. नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी. आप कहीं पर नए गए हो, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो, और आप चाहते हो कि वहाँ पर आप अच्छी एक पॉजिटिव अपनी पर्सनालिटी आप शो करो. तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हों, इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हों. तो यहाँ पे भी ये आपको हेल्प कर रहा है. फिर इंटरपर्सनल नीड्स. कुछ पर्सनल नीड्स भी हर पर्सन टू पर्सन कुछ नीड्स भी होती हैं. जैसे विलियम शूट्स ने बोला है कि यहाँ पर 3 तरीके से वो डिवाइड कर रहे हैं नीड्स को. पहला इंक्लूजन, दूसरा कंट्रोल, तीसरा अफेक्शन. इंक्लूजन मतलब आप किसी नए इन्वायरमेंट में हो, आप चाहते हो वहाँ के लोगों के साथ आप अडेप्ट हो जाओ, उनके साथ घुल मिल जाओ. तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उनसे बात करो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो आप लोगों आपके और उन लोगों के बीच. तो इंक्लूजन. दूसरा कंट्रोल. आप कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप चाहते हो कि वो गलत कॉन्वर्सेशन है और आप चाहते हो कि वहाँ पे कंट्रोल करो, आप उस चीज़ को ख़त्म करो. तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स हों और आपको बात करना उस वक्त
किस तरीके से बात करें कि आप कंट्रोल कर लें, ये भी एक तरीके का एक स्किल है। फिर अफेक्शन, अगर आपने अफेक्शन शो करना है तो उसके लिए भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें डे टू डे लाइफ की हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। कहाँ कहाँ ये चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं। फिर आया एक्टिव लिसनिंग। नाउ व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग? Most of us assume that listening is natural trait, but practically very few of us listen properly. ये तो बेसिक सी चीज़ है। हम सोचते हैं कि भाई हम सुनना तो बड़ी आसान सी बात है कि किसी ने आके हमसे कोई बात कही और हमने सुन ली, लेकिन किसी की बात को सिर्फ कानों से सुनना और दिमाग से समझना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। What we regularly do is we hear but we don't listen। वही चीज़ है, हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, इफेक्टिवली नहीं सुन रहे हैं। हियरिंग इज़ थ्रू ईयर एंड लिसनिंग इज़ बाय माइंड। कान से सुन रहे हैं लेकिन जहन में नहीं उतर रही है वो चीज़, तो वो सिर्फ हियरिंग है, हम एक साउंड सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। लिसनिंग कब होगी? जब हम अपना दिमाग लगा करके सामने वाले के मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, तब वो होगी लिसनिंग। लिसनिंग हैपन व्हेन वी अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। जब हम समझ जाएं सामने वाले क्या हमसे कह रहा है, कौन सी बात कहने की कोशिश कर रहा है, तब आप कहिए कि आप इफेक्टिव लिसनर हैं। If one does not learn how to listen, a great deal of what people are trying to tell you would be missed। ये तो होगा ही, जब आप ठीक तरह से उनकी बात समझ नहीं पाएंगे तो आप मिस कर देंगे कि वो आपको क्या बताने की, क्या इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे थे। In addition, appropriate response would be not be possible। और होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप जो करेक्ट रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए था वो आप नहीं दे पाएंगे, तो ये एक आपका नुकसान हो जाएगा। नाउ गाइडलाइंस फॉर एक्टिव लिसनिंग। आप किस तरीके से एक्टिव लिसनर बन सकते हो? लुक एट द पर्सन एंड सस्पेंड अदर थिंग्स एज थिंग्स यू आर डूइंग। अपने काम, जो भी आप काम कर रहे हो उसको छोड़ करके जो आपसे बात करने के लिए आया उसकी बात आप सुनो, उसको उसकी तरफ देखो और सुकून से बैठ के उसकी बात सुनो। बी इंटरेस्टेड वाइल लिसनिंग। इंटरेस्टेड रहिए कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। लुक एट द जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर्स को समझिए, बॉडी लैंग्वेज को समझिए। कम्युनिकेशन वर्बल नहीं होता, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, कि कौन सा इंसान किस तरीके से, किस लहजे में आपसे बात कर रहा है, कौन सी बात वो किस स्टाइल में कह रहा है आपसे। तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं, और ये इफेक्टिव लिसनिंग का या एक्टिव लिसनिंग का एक बहुत ही ज़रूरी, आप कह सकते हो, एक यूज़ है कि आपको क्या होगा, आप बॉडी लैंग्वेज भी लोगों की समझ पाएंगे। आस्क नेसेसरी क्वेश्चंस। आपके दिमाग में अगर कोई नेसेसरी क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप पूछिए, अपने क्वेश्चंस पुट कीजिए। बी अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग एंड ओपिनियंस। अपनी फीलिंग्स और ओपिनियन आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ। उसके बाद आप उसकी बात सुनिए, तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। तो दीज आर द गाइडलाइंस। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग इज द डिसिप्लिन ऑफ rigorously and skillfully using information, experience, observation and reasoning to guide your decision, action and beliefs। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये बहुत ही इफेक्टिव और स्किलफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करने का तरीका है, और अपने दिमाग में उसको इस तरीके से समझना कि आप सारे फैक्ट्स ले लो, सारे जो रीजनिंग, ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप किस तरीके से एक अच्छे ढंग में सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसको बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। अपने रीजंस को, अपने बिलीव्स को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने डिसीजंस को बेस करें और अपने बिलीव्स को बिल्ड करें। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स क्वेश्चनिंग एवरी स्टेप ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। हर स्टेप, अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एनालाइज करना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। लाइक, हैव यू कंसिडर्ड ऑल द फैक्ट्स? क्या आपको सारे फैक्ट आपने कंसिडर किए हैं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया है? नेक्स्ट, हैव यू टेस्टेड योर अजम्पशंस? जो आप अज्यूम कर रहे हैं क्या वो अजम्पशन सही हैं या नहीं है? इज़ योर रीजनिंग साउंड? जो आप रीजन्स सोच रहे हैं क्या वो वाकई लॉजिकल हैं या नहीं है? कैन यू बी श्योर ऑफ योर जजमेंट इज़ अनबायस्ड? क्या आपका जजमेंट जो आप
बोलने जा रहे हैं वो अनबायस्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने थिंकिंग प्रोसेस को क्रिटिकली एनालाइज करना क्रिटिकल थिंकिंग होती है। By developing critical thinking, you can stand a better chance of being right, likely to make good judgment, choice, and decision in all areas of life. This is an important part of success and risk. अब इससे क्या होगा, अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं, आप अच्छी तरह से सोच समझ करके कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादातर अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लें, सही जजमेंट बनाएं। और इससे होगा ये, जब सही डिसीजंस लेंगे तो आप ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। नाउ दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकर। अब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं क्रिटिकल थिंकर में? पहला, दे आर ओपन माइंडेड, रिजिड नहीं होते, ओपन माइंडेड होते हैं। वेल इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं, उनको मालूम होता है कि उनके आसपास की चीज़ें किस तरह हैं, कैसे हो रहा है, या कोई भी टॉपिक के बारे में उनको एक बेसिक नॉलेज है। एक्सपेरिमेंटल हैं, हाँ, कंटेक्चुअल हैं, रिजर्व इन मेकिंग कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्रिटिकल थिंकर की हैं। अगर आप क्रिटिकली सोचो तो ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? REQ, इमोशनल क्वेश्चन, और इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर effectively recognizing and managing our own emotion and those of others. Emotions have potential to get in the way of our most important business and personal relationship. अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी फॉर इफेक्टिवली रिकग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग आवर ओन इमोशंस। अपने खुद के इमोशंस को इफेक्टिवली समझना, इफेक्टिवली मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। क्योंकि इमोशंस जो होते हैं, अक्सर ऐसा होता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इमोशंस जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक अपना एक अफेक्ट डाल जाते हैं, मे बी सही मे बी गलत। तो ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। टू रीड अदर्स इनमोस्ट फीलिंग, ये भी एक क्वालिटी है भाई इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की, कि सामने जो इंसान बैठा है उसको उसके इमोशंस के बारे में समझे कि वो किस तरह का फील कर रहा है, वो अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, एंग्री फील कर रहा है, या उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की। ये सारी चीज़ें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। टू हैंडल रिलेशनशिप स्मूथली, आप कोई भी रिलेशनशिप है उसको आप स्मूथली हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकर भी हो, एक्टिव लिसनर भी हो, और इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोई भी रिलेशन, चाहे वो प्रोफेशनल चाहे वो पर्सनल, स्मूथली चलेगा। Aristotle put it, the rare skill to be angry with the right person in the right way. एरिस्टोटल ने क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये एक बहुत ही रेयर स्किल है कि किस इंसान से नाराज़ होना है और कब नाराज़ होना है। ये एक बहुत एक रेयर स्किल है, ये ज़्यादातर लोग हम में से समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी बिल्ड, ग्रूम्ड एंड डेवलप्ड बाय एनीवन। अब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इंसान इमोशनली स्टूपिड अपने आप को बोले कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आता, मैं तो इमोशनल फूल हूँ या बहुत स्टूपिड हूँ इमोशंस के मामले में। ऐसा नहीं है, आप हमेशा अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, हमेशा अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, ये क्वालिटी अपने अंदर, तो इट कैन बी डेवलप्ड। नाउ हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप कैसे डेवलप करें? पहला, पर्सनल कॉम्पिटेंस, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए आप खुद को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने ट्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, कैसा आप फील कर रहे हो, किन चीज़ों का आप पर किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, क्या या जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो सही हैं या नहीं हैं। हाँ, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को समझना कि कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ मैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ साउंड ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटीज़, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, हाँ, ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट,
इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ अवेयरनेस में। ये चीज़ अपने आप को खुद की ज़ात को समझने को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए। और ये आपको किस तरह से होगा? सेल्फ एनालिसिस से होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने इतने स्ट्रेंथ को समझना होगा, अपनी वीकनेस को समझना होगा कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हो, या क्या आपकी अचीवमेंट्स जब अगर आपको कोई मिल रही हैं तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, या आप कहीं पर आपको आप नुकसान उठा रहे हो तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी? सेल्फ अवेयर बनाएंगी। इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सोशल कॉम्पिटेंस, हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप। अब आप दूसरों के साथ सोशली आप किस तरीके से रिलेशनशिप को बना रहे हो, लाइक सोशल अवेयरनेस, empathy, sensing others' emotion, understanding their perspective and taking active interest in their concern. Empathy, आप सामने वाले के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को किस तरीके से समझ रहे हो, क्या उसके पर्सपेक्टिव्स को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, रीडिंग करेंट डिसीजन नेटवर्क्स एंड पॉलिटिक्स एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सर्विस, रिकॉग्नाइजिंग द मीटिंग फॉलोअर्स, क्लाइंट्स और कस्टमर नीड्स। ये सारी चीज़ें सोशल अवेयरनेस में आ गई कि आप अपने आसपास के जो सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, जो सोशल चीज़ें हैं आपके या सोसाइटी के साथ, आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने फॉलोअर्स को, अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से क्या सर्विसेज आप दे रहे हो, अच्छे दे रहे हो, बुरे दे रहे हो, हाँ, दूसरे के इमोशंस को किस तरह समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ अवेयरनेस में आ गई। नाउ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग विद अ कंपेलिंग विजन। आप किस तरह के लीडर हैं, आप अपने से जो जूनियर्स हैं या जिनको आप लीड कर रहे हैं उनको आप किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, क्या आप उनको सही गाइडेंस दे रहे हो, क्या आपका विजन सही है। इन्फ्लुएंस, किस तरीके की टैक्टिक्स हैं आपकी, हाँ, डेवलपिंग अदर्स, दूसरों को फीडबैक देना, दूसरों को गाइडेंस देना। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग बॉन्ड्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो ये आपका एक मोटा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इंटरपर्सनल स्किल्स पर। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एमसीक्यूज़ पर, जो कि प्योरली हमारा इस पर इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर बेस्ड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।